Hello and very good morning everyone. Welcome back to my class. In today's class I am going to continue our chapter number 17, that is National Movement 1885 to 1918. In our last class we had studied about Indian National Congress, Moderate Congress and its working 1885 to 1905, Partition of Bengal जो 1905 में होता है. आज की क्लास में हम राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि कांग्रेस में उग्रवाद की शुरुआत होना. याद है आपको, मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, गरम दल और नरम दल, है ना. तो मॉडरेट्स जो थे वो नरम दल थे बेसिकली, और एक्सट्रीमिज्म जो है या एक्सट्रीमिस्ट जो है वो गर्म दल के लोग हैं. The criticism of government became sharp in session of Congress and strong demands were being put up gradually. अब शुरुआत में तो क्या हो रहा था कि कांग्रेस की जो डिमांड्स थी वो काफ़ी पोलाइट थी और बातों बातों में ही अपनी इंडिया के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे. लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि काफ़ी शार्प बातें होने लगी और डिमांड्स जो थी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगी. धीरे धीरे इस तरीके का माहौल चेंज हो रहा था कांग्रेस में. इन द सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस अ स्पीकर सेड, अब सेकेंड सेशन था कांग्रेस का, तो एक स्पीकर कहते हैं, एवरी नेशन हैज़ अ राइट टू शेप इट्स डेस्टिनी बट आर वी बीइंग रूल्ड बाय आवरसेल्व्स. तो एक मेंबर बोलते हैं कि हर नेशन का ये राइट होता है कि वो अपनी डेस्टिनी को शेप कर सके या अपने हिसाब से रह सके, लेकिन क्या हम लोग ये सब कुछ कर पा रहे हैं? नो. आर वी नॉट लिविंग इन एन अननेचुरल कंडीशन. और वो कहता है कि नहीं, हम तो नहीं रह रहे हैं, और हम ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत अननेचुरल कंडीशन में रह रहे हैं, मतलब कुछ भी नॉर्मल नहीं है. When such ideas grew in the Congress, British government began to oppose the organization. अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी बातें सुनी कि कांग्रेस में ऐसी बातें हो रही हैं, तो अब इन्होंने कांग्रेस को अपोज करना या कांग्रेस का विरोध करना स्टार्ट कर दिया. A new trend of extremism developed in the Congress in the early years of 20th century. और 20th century के early years में अब एक्सट्रीमिज़म की शुरुआत हो रही थी कांग्रेस में, मतलब कि उग्रवाद की शुरुआत हो रही थी. दिस न्यू ट्रेंड शंट द ट्रेडिशन ऑफ पुटिंग अप अ रिक्वेस्ट बिफोर द गवर्नमेंट. अब ये जो नया ट्रेंड था इसने क्या किया, जो पुराना ट्रेंड था कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बातों बातों में ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस ट्रेंड को इसने ख़त्म कर दिया. बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल वर दी प्रोपगेटर्स ऑफ दिस न्यू आइडियोलॉजी. और ये जो नई आइडियोलॉजी या विचारधारा थी, तो मेन तीन लोग थे जो इस विचारधारा को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे और इसको आगे बढ़ा रहे थे. तो वो तीन लोग हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल. The trio sang the tune of past glory of country to instill the sense of confidence and national pride among the people. और इन तीनों ने इंडिया की पास्ट ग्लोरी का गुणगान करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को मोटिवेट करने लगे और लोगों के अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और नेशनल प्राइड की फीलिंग को जगाने की कोशिश करने लगे. दे सेड दैट मेयर डिमांड्स ऑफ द चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन वर नॉट इनफ. और उन्होंने कहा कि ये जो हम डिमांड कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होना चाहिए, राज व्यवस्था में चेंजेस होना चाहिए, तो ये सफिशिएंट नहीं है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन पीपल शुड बी टू अचीव स्वराज. वो कहने लगे कि भारतीयों का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें स्वराज चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए. तिलक क्वाइन फेमस स्लोगन, और तिलक ने एक बहुत फेमस स्लोगन बोला, एक नारा दिया, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट. मतलब स्वराज मेरा जन्माधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा. दिस कुड बी अचीव्ड ओनली बाय वर्किंग एमॉन्ग द मासेस एंड बाय पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस इन द पॉलिटिकल अफेयर्स. और ये तभी पॉसिबल है, स्वराज तभी पॉसिबल है कि पॉलिटिकल मैटर्स में, अफेयर्स में जनता जो है वो आकर पार्टिसिपेट करे. तिलक्स न्यूज़पेपर केसरी बिकेम द माउथपीस ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट. और तिलक ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया, केसरी, जो काफ़ी
फेमस हुआ। दीज नेशनलिस्ट यूटिलाइज द पावर फेस्टिवल्स, पॉपुलर फेस्टिवल्स लाइक गणपति एंड शिवाजी टू स्प्रेड पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द पीपल। और इन लोगों ने क्या किया कि जो फेस्टिवल्स थे जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती थी, जैसे गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल, तो इन फेस्टिवल्स का यूज़ किया नेशनल अवेकनिंग बढ़ाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। दे ऑल्सो डेवलप्ड न्यू मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन लाइक हड़ताल्स एंड दी बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। और उन्होंने नए तरीके और अपनाए, उन्होंने हड़ताल करना शुरू किया और जो भी विदेशी सामान था उसको बॉयकॉट करना उन्होंने शुरू कर दिया। The Congress during the first 20 years of its existence had helped to unite the people for common national aims. Later on, this unity was further strengthened and aims became more clear. From a movement in which only small section of the society were active in the beginning, it became a movement in which millions of Indians participated with the aim of attaining freedom. अब कांग्रेस के जो पहले 20 साल थे उसमें कांग्रेस का इम्पॉर्टेंट रोल ये रहा कि उसने लोगों को यूनाइट किया कि लोग अपने कॉमन नेशनल एम्स के लिए एक साथ मिलकर काम करें, जो भी कॉमन इंटरेस्ट थे। लेकिन उसके बाद में ये जो यूनिटी थी ये और भी ज़्यादा मजबूत हो गई और अब जो हमारा एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो ज़्यादा क्लियर हो गया था कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम तो कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं। और पहले क्या था कि इस मूवमेंट में बहुत समाज का एक बहुत छोटा सा वर्ग इन्वॉल्व था, बहुत कम लोग इसमें थे, लेकिन धीरे धीरे करके लाखों लोग इस मूवमेंट से जुड़ते गए और हमारा जो एम था फ्रीडम को अटेन करने का, आज़ादी को लेने का, उस एम के लिए ये सब लोग मिलकर काम करने लगे। The Congress was divided into two groups, extremism and moderators. In the early years of 20th century, in this way, trend of extremism came into being. The prominent extremist leaders were Lal Bal Pal. Tilak had said, "Swaraj is my birthright and I must have it." अब एक बार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक्सट्रीमिज़म और मॉडरेटर्स। हिंदी में कहेंगे गरम दल और नरम दल। 20th सेंचुरी की शुरुआत में ये गरम दल और नरम दल में डिवाइड हो गई थी और इसी तरीके से उग्रवाद की शुरुआत होती है कांग्रेस में। उसके बाद जो हमारे मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तिलक ने एक लाइन बोली थी या एक उन्होंने नारा दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। स्वराज मेरा जन्माधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। अब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। द ब्रिटिश मेड स्पेशल एफर्ट टू सबड्यू द ग्रोथ ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमॉन्ग द पीपल। अब ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि लोगों के अंदर नेशनल यूनिटी की फीलिंग नहीं आनी चाहिए और इस फीलिंग को हम कैसे कंट्रोल कर पाएँ। द ब्रिटिश हार्प्ड ऑन द पॉइंट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम हैड सेपरेट इंटरेस्ट। अब इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लड़वाने के लिए क्या किया, ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो 2 अलग अलग धर्म के लोग हैं और इनके इंटरेस्ट और इनके हित भी अलग हैं। And it was also announced that if the educated Muslim would be loyal to the British rule, they will be awarded with the government jobs and other facilities. और एक नया अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी मुस्लिम पढ़े लिखे मुस्लिम लोग हैं वो ब्रिटिश रूल से लॉयल या उनके प्रति वफादार रहेंगे तो उनको हम गवर्नमेंट जॉब देंगे और अदर फैसिलिटीज़ भी हम देंगे। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैड ऑर्गेनाइज रिलीजियस फेस्टिवल्स टू रोज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और हो क्या रहा था, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि रिलीजियस फेस्टिवल्स को यूज़ कर रहे थे लोगों के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग को बढ़ाने के लिए। द ब्रिटिश एनकैच दिस अपॉर्चुनिटी एंड सेड दैट द हिंदूज वर ऑर्गेनाइजिंग द नेशनल मूवमेंट्स फॉर देमसेल्व्स। और इस सिचुएशन का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये लोग तो अपने फ़ायदे के लिए ये
नेशनल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब हिंदुओं के फ़ायदे के लिए। द कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिज्म एंड मॉडरेट्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो हम ये जानते हैं कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में ही कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक्सट्रीमिज़म और मॉडरेट्स, मतलब गरम दल और नरम दल, ये दोनों पार्ट में ये डिवाइड हो गए थे। इन दिस वे ट्रेंड ऑफ एक्सट्रीमिज़म केम इनटू बीइंग, और अब एक्सट्रीमिज़म का टाइम ज़्यादा चल रहा था, गरम दल ज़्यादा एक्टिव था। द गवर्नमेंट विच प्रमोटेड कम्युनल पॉलिटिक्स हैड प्रायर रूट्स इन इंडिया बिफोर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब ये जो मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी वो कोई एकदम से नहीं हो गई थी। ब्रिटिशर्स जो हैं वो काफ़ी पहले से इसके लिए नींव डाल चुके थे और कोशिश कर रहे थे। यह हमें कैसे पता चलता है? इन 1906 a Muslim delegation under the leadership of Aga Khan met the Viceroy Minto at शिमला। 1906 में एक मुस्लिम डेलीगेशन जिनके लीडर थे आगा खान, ये लोग ऑलरेडी वाइसरॉय मिंटो से मिले थे शिमला में। द रिलीजियस लीडर आगा खान वॉज एन एफ्लुएंट मैन, और ये जो आगा खान थे ये इनके रिलीजियस लीडर थे मुस्लिम्स के, ये काफ़ी पढ़े लिखे पर्सन थे। अनदर इम्पॉर्टेंट लीडर वॉज नवाब सलीम उल्ला फ्रॉम ढाका। वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एनकरेज द मोरल ऑफ दिस डेलीगेशन। और एक और लीडर थे आगा खान, एक और लीडर थे सलीम उल्ला जो ढाका से थे, इनकी भी मीटिंग लॉर्ड मिंटो से हुई थी। एम्बॉल्डेड बाय ब्रिटिश, दीज लीडर्स फाइनली फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स ऑन December 30, 1907। अब इनकी ऑलरेडी मीटिंग्स चल रही थी मुस्लिम लीडर्स की वाइसरॉय के साथ में, तो ये इनके ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके थे ब्रिटिशर्स के साथ अपने फ़ायदे के लिए, और उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है December 30, 1906 में। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग वर, और ये जो मुस्लिम लीग है इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, फर्स्ट to espouse the feeling of loyalty among Muslims towards the British government and to remove any misunderstandings against the English. Second, to announce the interests, right and expectations of Indian Muslims before the government. Third, maintaining the goals of League to remove any feelings of opposition against any community. Now, मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे कि लोगों के अंदर, मुस्लिम लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के प्रति ईमानदारी को जगाना, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना। दूसरा उनका उद्देश्य था कि उनके मुस्लिम लीग के जो इंटरेस्ट थे, जो हित थे, जो राइट्स अधिकार थे, जो भी उम्मीदें एक्सपेक्टेशन थी, उनको गवर्नमेंट के सामने रखना। तीसरा ये था कि अपनी लीग, मुस्लिम लीग के गोल्स को तो उन्हें मेंटेन करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी कम्युनिटी के प्रति उनको अपोजिशन की फीलिंग नहीं दिखाना है। डिस्पाइट द लॉयल्टी ऑफ मुस्लिम लीग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मैनी मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट। अब मुस्लिम लीग ने तो अपनी लॉयल्टी और अपनी ईमानदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखा दी थी, लेकिन कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी थे जिनको मुस्लिम लीग के आइडियाज़ पसंद नहीं आ रहे थे, और इन लोगों ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये कुछ लोग थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और मजरूल। इन लोगों को मुस्लिम लीग के आइडियाज़ पसंद नहीं आए, एंड ऑल दिस लीडर्स प्रोपोगेटेड द नेशनल फीलिंग, और इन्होंने नेशनल फीलिंग को ही प्रोपोगेट किया। Abul Kalam Azad started journals like Al Hilal, and Maulana Muhammad Ali started the newspaper Comrade in English and Hamdard in Urdu. अबुल कलाम आज़ाद जो थे उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था अल हिलाल, और मौलाना मोहम्मद अली ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसको इंग्लिश में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द कहा जाता था। स्प्लिट इन कांग्रेस 1907 सूरत सेशन। अब मुस्लिम लीग की स्थापना तो हो गई, अब इसके बाद में कांग्रेस भी डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाता है 1907 के सूरत सेशन में। द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट बिकेम शार्प ग्रेजुअली। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था भाई कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में टेंशन काफ़ी बढ़ती जा रही थी। इन 1907 दादा भाई नौरोजी's एफर्ट टेम्परेरली पुट एन एंड टू दी
growing differences, but in 1907 the Surat session of Congress failed to see the moderates and extremists on one form. अब 1906 तक तो दादा भाई नौरोजी की समझदारी के कारण चीज़ें थोड़ी बैलेंस थी, टेंशन उतना बढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन 1907 में जब सूरत सेशन हुआ कांग्रेस का, तो इस टाइम पर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यहीं पर स्प्लिट हो जाता है। हुआ ये था कि रास बिहारी बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन दैट ईयर। द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड बाल गंगाधर तिलक एज देयर प्रेसिडेंट। हो ये रहा था कि इस साल में रास बिहारी बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया, चुन लिया गया, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को आप प्रेसिडेंट बनाइए कांग्रेस का। दिस क्रिएटेड डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स एंड अल्टीमेटली तिलक एंड हिज फॉलोअर्स पार्टेड वेज फ्रॉम कांग्रेस। और दोनों की अपनी अपनी चॉइस थी और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो टेंशन काफ़ी बढ़ गया और तिलक और जो उनके फॉलोअर्स थे ये लोग कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं। Despite of this, Tilak drew honor as before and was busy in propagating his fiery ideas. अब भले ही उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन तिलक जो है वो पहले ही जैसे थे, उनका सम्मान पहले जैसा था और वो अभी भी अपना काम उतनी ही तेज तर्रार तरीके से कर रहे थे। फाइनली इन 1907 द कांग्रेस स्प्लिट इन 2 पार्ट्स। और फाइनली 1907 में कांग्रेस 2 पार्ट में ऑफिशियली डिवाइड हो जाती है। द रिप्रेशन अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट इंटेंसिफाइड। और लेकिन सबसे ज़्यादा गलत होता है एक्सट्रीमिस्ट के साथ में। लाला लाजपत राय वॉज अरेस्टेड एंड वॉज डिपोर्टेड टू बर्मा इन अर्ली 1907 दो ही वॉज रिलीज लेटर इन द एंड ऑफ द ईयर। अब लाला लाजपत राय को अरेस्ट कर लिया जाता है और 1907 में इनको बर्मा भेज दिया जाता है। वो बात अलग है कि ये काफ़ी उसके बाद में साल के लास्ट में इनको रिलीज़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, लेकिन इनको अरेस्ट करके बर्मा भेजा जाता है। इन 1908 तिलक वॉज अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड टू बर्मा फॉर 6 years। और 1908 में तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है और अगले 6 साल के लिए बर्मा भेज दिया जाता है। So students, this was all for today's class. In our next class, we will study about emergence of Gandhiji, his early life and his different movements like Champaran, Ahmedabad and Kheda movements. So, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।